हेलो। देखिए सीआरपीसी में आपका 257 चल रहा था भाई, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और एक दो लोगों ने पूछा विक्टिम की परिभाषा पहले बता दिया जाए। देखिए बिहार में भाई आहत लिखता है, मैं बता दूं, विक्टिम नहीं लिखता है। बिहार में जो लिखेगा आहत पूछा है, यानी कि पीड़ित दे, या बिहार का जो आपका मॉडल बना है जे में आहत लिखा है। और ये पूछा है बिहार में कि आहत की परिभाषा कहाँ दे। एक दो लोग पूछ रहे थे, उसको 1 मिनट बता दिया जाए, तब आपका 357 से शुरू किया जाए। फिर से एक बार, आहत की परिभाषा कहाँ दी गई है। ये क्वेश्चन अभी उत्तराखंड में भी बना था कि पीड़ित या आहत या विक्टिम की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो गलत ना हो भाई, 2WA। ये देखिएगा इंग्लिश। आहत का मतलब क्या हुआ, तो आहत में 3 लोग शामिल हैं। पीड़ित में आपका जिसे क्षति हुई है, यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है, उसके बाद उसका संरक्षक यानी कि गार्जियन, यानी कि आपका उसका कौन सा शामिल है, संरक्षक या गार्जियन, और उसके विधिक वारिस। विधिक वारिस मतलब कि उत्तराधिकारी। तो प्रयुक्त सभी मारेंगे और जो प्रतिकर मिलेगा इन्हीं को मिलेगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये एमपीजे में भाई आ चुका है। ये आया था कि पीड़ित में कौन शामिल है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या मारना है, तीनों देखकर उपर्युक्त सभी। जिसे क्षति हुई है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का उत्तराधिकारी या आपका वारिस, या और क्षतिग्रस्त व्यक्ति का गार्जियन यानी कि संरक्षक, ये तीनों पीड़ित या विक्टिम या आहत में क्या है शामिल। ये क्वेश्चन बना है। फिर आपका इसी पीड़ित को प्रतिकर दिलवाया जाएगा, कंपसेशन दिलवाया जाएगा, और किस धारा के तहत, 357। ये उत्तराखंड में पूछा गया था कि पीड़ितों को प्रतिकर किस धारा में प्रावधान है। तो पीड़ितों को प्रतिकर अंदर से नहीं पूछा गया है, सेक्शन पूछा गया उत्तराखंड में, इसी बार आया था। तो आपका जवाब रहेगा 357। फिर एक बार समझ लीजिए, जहां न्यायालय किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है और जुर्माना उस पर लगा सकता है, तो न्यायालय का विवेकाधिकार है कि जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम पीड़ित को यानी कि आहत को कंपसेशन यानी कि प्रतिकर के रूप में दिलवा सके। यही आपका मुख्य पहलू है किस धारा का, 357। इसके बाद आपका 357A से भी ज़्यादा आजकल क्वेश्चन बन रहा है। ये कई राज्यों में बना, यूपी में भी बना था क्वेश्चन, और यूपी में तो आपका मेंस में भी बन गया था, लेकिन मेंस के लिए बाद में भी चलेगा, पहले आपका पढ़ना है, कह सकते हैं प्री के लिए। तो आपका इधर से क्वेश्चन बनते हैं भाई, सतर्क रहना है थोड़ा। आइए 357A निकाल लीजिए। पीड़ित प्रतिकर योजना यानी कि आहत प्रतिकर योजना या विक्टिम कंपसेशन स्कीम। तो पहला क्वेश्चन ये बना है कि विक्टिम कंपसेशन स्कीम किस धारा में, या पीड़ित प्रतिकर योजना किस धारा में। सेक्शन ज़्यादा बना मिलाने के लिए, तो पीड़ित प्रतिकर योजना किस धारा में पूछ ले तो 357A। अब देखिए आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से मिलकर पीड़ितों को प्रतिकर की बात करे, प्रतिकर माने देगी आपका। और ये जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि प्रतिकर के लिए जो पीड़ितों ने आवेदन दिया है उसका निपटारा कितने माह के अंदर किया जाएगा। तो वही आपका समय याद रखना है, 2 मंथ लिख लीजिए। पीड़ित प्रतिकर स्कीम मेंस में भी अब आ चुकी हैं, लेकिन अभी प्री के लिए पढ़िए 2-4 दिन। आपका 357 है, समय याद रखिए कितने दिन के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी कि पीड़ित को प्रतिकर दिया जाए कि नहीं, 2 मास। आवेदन के कितने दिन के अंदर,
टू मंथ, बस इतना लिखे प्री के लिए। इसके बाद आपका पूछा जाता है 357 बी। तीनों धारा याद करना है। 357 बी लिखिए। आईपीसी की धारा 326 ए, 376 ए, पूरा नहीं लिखना है आपका, यानी कि कुछ दुराचार के मामले हैं और कुछ एसिड अटैक के। इसमें जो पीड़ित को प्रतिकर दिलवाया जाएगा वह जुर्माने के अतिरिक्त होगा, यानी कि जुर्माना तो होगा ही, उसके अलावा पीड़ित को जुर्माने के अलावा क्या दिलवाया जाएगा अलग से? प्रतिकर। 357 सी पूछा गया है भाई, अंडरलाइन करिए इसको। पीड़ितों का उपचार। तो पीड़ितों का उपचार के लिए आपका इसको आईपीसी से जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले आईपीसी की कौन सी धारा बताती है कि अगर दुराचार की शिकार महिला है, किसी भी अस्पताल में जाती है, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी या प्राइवेट, तो तुरंत इलाज किया जाएगा और इलाज का पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि निःशुल्क किया जाएगा। अब ये समस्या है कि अगर ऐसी दशा में कह सकते हैं कि अगर उपचार किया जाएगा तुरंत, ये आपका सीआरपीसी बताएगी 357 सी, पीड़ितों का उपचार। अब तुरंत आईपीसी में जाइए। अगर कोई अस्पताल ऐसा करने में उपेक्षा बरतता है या इलाज ही नहीं करता, तो क्या वह अस्पताल के जो अधिकारी हैं या डॉक्टर हैं दंड के भागी होंगे कि नहीं? निश्चित रूप से होंगे। और इसी के साथ एक आईपीसी की धारा ऐड कर लेनी है। कौन सी धारा में दंड के भागी होंगे? 166 बी लिख लीजिए। आईपीसी की धारा 166 बी 1 साल का दंड है, उस पर ऐड करते रहिए बेयर एक्ट पर अगर हो सके तो। आईपीसी की कौन सी धारा? 166 बी। और एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना 166 ए में दंडनीय। ये भी पूछा जा रहा है भाई। 166 बी हम लिखवाए हैं, लेकिन एफआईआर वाला भी याद रखिए। एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना कौन सी धारा में वर्तमान में दंडनीय है? तो आईपीसी की धारा 166 ए। अगला देखिए, इसके बाद आपका निराधार 358 से भी क्वेश्चन बना है यूपी में। निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर दिलवाया जा सकता है और अधिकतम प्रतिकर कितना, वहीं रकम पूछी जाती है। तो आपका रकम याद रखना है। 358 में अधिकतम कितना मजिस्ट्रेट दिलवा सकता है? 1000। उसको लिख लीजिए, अधिकतम कितना? 1000। फिर पूछा जाता है यह रकम पहले कितनी थी? तो 100 रुपया, और संशोधन करके कितना हुआ आपका? 1000। बस वहीं अंडरलाइन करिए जो पूछा जाता है इस समय। 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश। इसके बाद 360 महत्वपूर्ण है। सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना पर छोड़ देने का आदेश। तो इसको हम समझा दे रहे हैं, लेकिन समय लिख लीजिए। कितने दिन के लिए छोड़ सकता है दंड? 2 सिद्धि के बाद सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना करके कि सदाचारी बने रहो, तो उसके लिए समय आपको याद करना पड़ेगा। अधिकतम कितना साल छोड़ सकता है? 3 वर्ष। लिखिए भाई, अधिकतम 3 साल। ये पूछा गया एमपी में भी, सतर्क रहना है। देखिए इसमें होता क्या है जब न्यायालय किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है और आपका उसे लगता है कि इसने अपराध तो किया लेकिन दंड देना उचित नहीं होगा, तो न्यायालय को विवेकाधिकार है कि वह उसकी भर्त्सना या आलोचना करके छोड़ दे, या ये कह के छोड़ दे कि जाओ अभी सजा नहीं देंगे, दंड नहीं देंगे, और 3 साल तक समाज में क्या बने रहना? सदाचारी, गुड बिहेव बनाए रखना, और अभी मैं दंड नहीं दूंगा।
तो आइए एक उदाहरण इस पर सेट किया जाए चोरी का। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका पूरा कुनबा या परिवार है, 5 दिन से भूखे हैं लोग। ये जाता है और एक दुकान से एक 10 रुपये का ब्रेड चुराता है, पकड़ लिया जाता है। न्यायालय घर में चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराता है, ब्रेड की चोरी। अब ये है कि 10 रुपया का ब्रेड चुराया है और किस कारण से चुराया था, भूख के कारण। तो आपका ऐसी दशा में कह सकते हैं कि न्यायालय चाहे तो आपका भर्त्सना करके छोड़ सकता है, आलोचना कि ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, तुम दोषी हो, लेकिन आपका समाज में जाओ, कुछ कमाओ खाओ, कुछ कमाओ, कुछ काम करो, अभी मैं दंड नहीं दूंगा, तुम्हारे आचरण की क्या मैं करूंगा 3 साल तक परीक्षा। तो दंड छोड़ सकता है भाई, जरूरी नहीं है कि आपका दंड ही दिया जाए। तो कौन सी धारा में, 360, कितने दिन के लिए सदाचार की परीक्षा पर, 3 साल। इसके लिए अलग आपका कानून बना है, परीक्षा नियम 1958, एमपी में पढ़ना है आपका। एमपी एडीपीयू आएगी तो अलग से चलेगा माइनर, तो उसमें आपका पढ़ना है। देखिए भाई, अंदर से तो एमपी बनाया है और कहीं किसी राज्य ने अंदर से इसमें क्वेश्चन नहीं बनाया। इसके बाद आपका जो पढ़ना इधर 360 माने 360 के बाद आपका इधर जो पढ़ा जाता है 362 महत्वपूर्ण है और यहीं से यूपीएपीओ ने क्वेश्चन बनाया। 362 और 365 दो धारा केवल पढ़िएगा, कौन कौन है, 362 और 365। देखिए आपका 362 यूपीएपीओ एमपी बिहार ये क्वेश्चन बना सकता है भाई किसी। देखिए आपका पहले हेडिंग बता लिया जाए, न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार क्रिमिनल कोर्ट फैसला सुना दिया तो वह क्रिमिनल कोर्ट उसमें कोई अब आपका सुधार नहीं कर सकता, यानी कि उस निर्णय को चेंज नहीं कर सकता। भले अपील में, रिवीजन में चेंज हो जाए, अर्थात अपने निर्णय का रिव्यू नहीं कर सकता, पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। तो अब जो मॉडल बना है आपका यूपीएपीओ हर एक जगह कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है। देखिए क्या क्या दिया, अपील का है ही, निर्देश का है ही, रिवीजन का है ही, लेकिन एक प्रावधान नहीं है, कौन सा, रिव्यू का या पुनर्विलोकन का। यानी कि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों में अगर निर्णय सुना दिया है तो अब उस निर्णय को वही न्यायाधीश पलटने में अक्षम है, पलट नहीं सकता। हाँ, अपील में, रिवीजन में जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन 2 त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं, ये भी याद रखे, कौन कौन, हाँ, क्लर्कियल और मैथमेटिकल, यानी कि लिपकीय और गणितीय। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई, आपका सतर्क रहना है, लिखिए इसको, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। लिखिए आपका न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना, हेडिंग डाल लीजिए। तो न्यायालय का 2 लाइन लिखिए अलग से भाई, भले नोट्स में जो मुख्य चीजें हैं क्रीम वो तो लिखवानी पड़ेगी जहां से क्वेश्चन बनता है। न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना, लिखिए यह धारा पुनर्विलोकन पर रोक लगाती है, यह धारा पुनर्विलोकन पर रोक लगाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हल्का तेजी लाइए, सीआरपीसी के तहत निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। यह यूपीएपीओ का मॉडल है, क्या नहीं हो सकता, सीआरपीसी के तहत निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। भाई सीपीसी में हो सकता है, बताया गया था आदेश 20 नियम 3,
लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा संभव नहीं है। यानी कि एक बार जब दंड निर्णय सुना दिया उसमें चेंजिंग नहीं, याद रखिएगा ये क्रिमिनल मामला है। इसके बाद आपका हो गया ना, रख दीजिए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है आपका 365। 365 आपका देखिए कोरिलेट करना था भाई, 362 से थोड़ा कोरिलेट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो 137। एक लाइन लिखिए, उसको कोरिलेट लिखिए भाई, कोरिलेट करके। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन सभी मामलों में, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल, लिखिए उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत करता है। आर्टिकल रट कर जाइएगा, कौन सा आर्टिकल? 137। अनुच्छेद 137 के तहत करता है 137। और इसी में अगर आ जाए कि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन एक और दे दे तो 142। पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन दे दे तो कौन सा अनुच्छेद? 142। तो आगे बताया जाएगा। लिखिए भाई आगे आपका अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है, सतर्क रहना है 365 से। और जब भी 365 पढ़िए थोड़ा 58 को कोरिलेट करके पढ़िएगा। आइए देखा जाए। और आपका अनुच्छेद 56 3 एंगल से पढ़ना है और 3 क्वेश्चन एक साथ आपका संविधान का और 2 सीआरपीसी का कवर करना है। देखिए पहले सीआरपीसी, सत्र न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। देखिए पहले बेरक तब लिखवा जाए। ऐसे मामले में जिसका विचारण सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की यदि कोई हो एक प्रति डीएम को भेजेंगे। यानी कि आपका सत्र न्यायालय, ये क्वेश्चन बनता है कि सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हैं तो निर्णय की एक प्रति किसको भेजेंगे? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्य सरकार को और उस जिले के डीएम को। तो क्या मार कराएंगे? हाँ डीएम। अब जहाँ जहाँ डीएम है थोड़ा बहुत सतर्क रहना है आपको। और डीएम में 58 को भी कवर करना है कि वारंट, पहले समझ लीजिए तब लिखवा जाए। वारंट के बिना जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी उसकी सूचना किसको दी जाएगी? डीएम। या डीएम के निर्देश पर किसको? एडीएम। जब तक निर्देश न दे तब तक एडीएम को सूचना न दिलवाइएगा। डीएम या डीएम के निर्देश पर किसको? एडीएम। इसी प्रकार आपका धारा 56 भी पढ़ना है, अनुच्छेद 56 संविधान का, कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसको देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। कौन सा अनुच्छेद है? 56 का क्लास 2। अनुच्छेद कौन सा? 56 का क्लास 2। 3 एंगल से पढ़ना। लिखिए इसको भाई आपका 365 लिखिए। जब सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीनों हम लिखवा दे रहे हैं कोरिलेट करके, एक साथ 3 क्वेश्चन अब तैयार करिए। 365 धारा चल रही है भाई, 365।
लिखिए, जब सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को सजा देते हैं, तब निर्णय की एक प्रति उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो निर्णय की एक प्रति उस जिले के डीएम को, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। इसके साथ कोरिलेट करके लिखिए भाई, आपका अलग क्वेश्चन 2 बनाए। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 58 के अनुसार, कोरिलेट कर लीजिए, सीआरपीसी की धारा 58 के अनुसार वारंट के बिना सभी गिरफ्तारियों की सूचना, वारंट के बिना सभी गिरफ्तारियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट को, यानी कि डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट माने एसडीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। जब तक निर्देश न रहे, यूपीएपीओ 2-3 बार फंसा दिया है, जब तक निर्देश न रहे एसडीएम को सूचना न दिलवाइएगा। हाँ, नहीं केवल डीएम को, ये बिहार ने बनाया था, बिहार और कई बार डीएम एडीएम दोनों, तो दोनों ना मार दीजिए। जब तक कि ये शब्द न रहे कि डीएम के निर्देश पर किसको, एडीएम को, केवल डीएम को सूचना दिलवाइएगा। अगला लिखिए आपका अनुच्छेद 56 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 56 लिखना है। अनुच्छेद आपका 56 भाई। तो रास्ता खाली रखिए भाई, आगे पीछे कर लीजिए, पांडे जी आगे कर लीजिए, बेंच थोड़ा हल्का सा, रास्ता पतला ना हो, थोड़ा आगे कर लीजिए, कम लोग हैं, रास्ता भाई खुला, आगे कर लीजिए। हाँ, थोड़ा आगे कर लीजिए। तो देखिए, आपका अनुच्छेद 56 का क्लास 2 पढ़ना है, डायरेक्ट क्लास से आया है। 56 का कौन सा क्लास? अनुच्छेद 2। लिखिए, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, माने रिजाइन, यदि खंडवाइज याद रखिएगा, यहाँ अनुच्छेद 56 का कौन सा क्लास चल रहा है? 2। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल, तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। जब यूपीजे का चलेगा तो अभी 6-7 को रिलेशन करना है, एक ही नहीं, याद रखिए। उसमें आपका न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि यूएनओ भी हम समाहित करेंगे, ताकि 7 क्वेश्चन एक साथ आपका क्या हो, 6-7 तैयार। अभी केवल 4 पर रही, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी और संविधान, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी दिमाग स्थिर रखना है 7 फरवरी तक, उसके बाद चंचल करिएगा अन्य कानून में। अगला लिखिए भाई, अब आइए अध्याय आपका 28, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, हेडिंग डालिए। यहाँ से भाई प्री में एक क्वेश्चन बनता है, मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। अध्याय 28 धारा 366 से लेकर
371 72 है ना, 371 366 से लेकर 371। देखिए फिर एक बार भाई, पहले कंसेप्ट एक लाइन बना लीजिए। जब कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि जब सत्र न्यायालय किसी अभियुक्त को मृत्युदंड देता है तो ऐसी दशा में सत्र न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वह इसकी पुष्टि के लिए या समर्थन के लिए या ओके के लिए हाई कोर्ट के समक्ष उस निर्णय को प्रस्तुत करे, क्योंकि जब तक उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि या समर्थन नहीं कर देता तब तक फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता। ये आपका स्पष्ट रूप से सेक्शन 28 में भी कहा गया है कि सत्र न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी क्या है, आवश्यक। ये सेक्शन 28 में भी कहा गया है। तो मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए भिजवाया जाएगा तो सेक्शन याद रखना, ज़्यादा नहीं, इधर धारा 3 या 4 रटना पड़ेगा। देखिए आपका यूपी और उत्तराखंड का क्या मॉडल है कि सत्र न्यायालय मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए किस धारा के तहत हाई कोर्ट को भेजता है। तो हाई कोर्ट को किस धारा के तहत भेजता है, प्रस्तुत करता है, तो सेक्शन याद रखिएगा 366। लिखते रहिए भाई, लिखेंगे तो एक एक दो दो लाइन की धारा है। मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को प्रस्तुत करना, 366 लिख लीजिए। मृत्यु, अब ये नहीं कि सत्र न्यायालय वो सब नहीं लिखवाया जाएगा, जो आ सकता है वहीं लिखिए। मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना, तो कहाँ प्रस्तुत करना, हाई कोर्ट के पास। कौन सी धारा में, 366। इसके बाद 367 कम पूछा जाता है। 367 एक लाइन बता दिया जाए, वह ये है कि उच्च न्यायालय चाहें तो स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन को अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है, दोनों कर सकता है। तो ये कम चांस है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 368 है, 368। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल, मृत्युदंडादेशों की पुष्टि किस धारा के तहत की जाती है। तो दो मॉडल अब बनाइए। अगर प्रस्तुत की धारा के तहत किया जाता है, भेजा की धारा के तहत जाता है, तब क्या मार कर आएंगे, 366। और पुष्टि या खंडन 368। चाहे हाई कोर्ट पुष्टि करे या मृत्युदंड को रद्द कर दे या मृत्युदंड को रद्द करके आजीवन कारावास दे दे या अन्य कोई दंड दे दे, तो ये कौन सा सेक्शन में पावर है हाई कोर्ट को, तो 368 लिखिए। मृत्युदंडादेशों की पुष्टि या खंडन दोनों है, इसमें पुष्टि है कि खंडन है कि दोनों, अगला क्वेश्चन नया बन सकता है, दोनों लिखिएगा, पुष्टि या खंडन। ये जरूर याद रखिए, प्रस्तुत यही आपका गलत हो सकता है, फिर मैं बता दूं। प्रस्तुत किस में किया जाता है, हाई कोर्ट के समक्ष, किस धारा में, हाँ, और हाई कोर्ट या तो पुष्ट करे यानी कि ओके करे या खंडित कर दे या दूसरा दंड दे दे। ये कौन सी धारा में हाई कोर्ट को पावर है, तो 368 लिख लेना एक लाइन, पुष्टि या खंडन दोनों। अब पुष्टि जब होगी तो कम से कम कितने जजों द्वारा, तो आपका 2। अगली धारा लिखिए 369, पुष्टि कम से कम 2 जजों द्वारा, मैंने हाई कोर्ट के कितने जजों द्वारा, 2 जजों द्वारा। कौन सी धारा, 369। एक एक लाइन लिखिए, पुष्टि कम से कम हाई कोर्ट के 2 जजों द्वारा
अब आइए 370 भी आजकल पूछा जा रहा है। 370 में लिखिए मतभेद की दशा में प्रक्रिया, हेडिंग डालिए, 2-3 जगह से कोरिलेट यहाँ करना है। मतभेद की दशा में प्रक्रिया यानी कि दो जज हैं, एक जज पुष्टि के लिए सोच रहा है और एक जज खंडन के लिए। तो अब आपका क्या होगा, तो दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक तीसरे को भेजेंगे और तीसरा एम्पायर हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा, रेफरी हो जाएगा। और एक पहले उदाहरण समझिए तब आपका और बताया जाए। ध्यान से देखिए भाई, आपका रेफरी का सिद्धांत पूछा जाता है, अभी एविडेंस में भी कोरिलेट करेंगे। रेफरी का सिद्धांत या निर्णायक का सिद्धांत या एम्पायर का सिद्धांत जो भी पूछे तो आपका 3-4 धाराएं याद करनी पड़ेंगी। आपका पहली धारा 370, फिर आपका 392 सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की धारा किसमें रेफरी का सिद्धांत समाहित है, 20 में। एक और रेफरी का सिद्धांत है, देखिए याद नहीं आ रहा भाई, रिवीजन में कहीं शायद है। चलिए आगे हम देखते हैं, उसको ऐड करा देंगे, एक लाइन छोड़े रहिएगा, यहीं ऐड करा देंगे उसको। याद नहीं आ रहा है, खोजना पड़ेगा, समय लगेगा उसके लिए। फिर एक बार देखिए आपका रेफरी का सिद्धांत, अभी पहले उदाहरण देखिए तब। और सबसे अच्छा आपका उदाहरण है, ज़्यादा लोग जानते हैं, खूब पढ़ते हैं, आर वर्सेज क्या, गोविंदा। यहीं देखा जाए, क्यों दूसरा उदाहरण देखा जाए। आर बराम गोविंदा के जस्टिस याद रखिएगा, रेफरी कौन थे, मेल। क्योंकि खूब लोग पढ़ते हैं इसको, 299 और 300 में आईपीसी में खूब पढ़ते हैं लोग, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आपका अच्छे से देखा जाए। आर बनाम गोविंदा के केस में हुआ क्या था, गोविंदा अपनी पत्नी को धराशायी करके और 2-3 मुक्का उसके सिर पर मारा। उसकी पत्नी का सिर की नसें फट गई और रक्तस्राव के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। गोविंदा पर अपनी पत्नी का मर्डर का आरोप लगा और आपका मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो 2 जज नियुक्त किए गए, एक हरिदास भारतीय और एक कैंपबेल था, जो आपका कह सकते हैं विदेशी या अंग्रेज था। यानी कि एक हरिदास और दूसरा कौन सा था, कैंपबेल। हरिदास कह रहे थे कि नहीं, गोविंदा को 302 के तहत दंडित किया जाए, यानी कि हत्या की कोर्ट में आने वाले आपराधिक मानववध। और आपका कैंपबेल कह रहे थे कि 304 में सजा दी जाए, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव। तो जब दोनों में मतभेद हो गया तो दोनों लोग अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको दिए, और ये रेफरी होगा, जिधर लुढ़क जाएगा उधर फैसला बहुमत से आ जाएगा। तो ये कैंपबेल की ओर लुढ़क गए और कहे कि नहीं, ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध है, और एक लाइन में अंतर किए, संभाव्य और अधिसंभाव्य। यानी कि संभाव्य और अधिसंभाव्य शब्द जो 299 300 में है, उसी को इन्होंने पकड़ा और ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के सिर पर 2 दिन गुस्सा मारा जाए तो इस बात की संभावना तो है कि वह मर जाएगा, लेकिन पूरी संभावना नहीं है, निश्चितता नहीं है। अतः ये मामला 304 में आएगा, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध। तो रेफरी कौन नियुक्त कर लिए गए यहाँ, मेलविज। उसी प्रकार आपका पुष्टि में याद रखिए, पुष्टि में अगर मामला है तो ये 370 लागू होगी। अपील हाई कोर्ट में हुई है तो कौन सी धारा, 392, और साक्ष्य अधिनियम में रेफरी का सिद्धांत की धारा में 20 में। तीनों एक साथ पढ़िएगा, लिखिए भाई 370 लिखिए। मतभेद की दशा में प्रक्रिया, हेडिंग डाल लीजिए,
पूरा नहीं लिखना, बस कोरिलेशन। मतभेद की दशा में प्रक्रिया, लिख ले हेडिंग। इसमें लिखिए इस धारा में रेफरी का सिद्धांत समाहित है। अब उतना याद रखिएगा कि तीसरे को दिया जाएगा, अब उतना नहीं लिखवाना है, बस जो आ सकता है वो लिखिए। इस धारा में किसका सिद्धांत है? रेफरी का। और लिखिए भाई सीआरपीसी की धारा 392 में भी रेफरी का सिद्धांत है। सीआरपीसी की धारा 392 392 में भी रेफरी का सिद्धांत है। लिख लिए? हल्का तेजी लाइए भाई, कल तक निपटाना है सीआरपीसी पूरा। लिख लिया ना? अब उसके बाद लिखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 में रेफरी का सिद्धांत है। एविडेंस की कौन सी धारा? 20। अगला ये अगला अध्याय अभी छोड़िए, कल पढ़ाया जाएगा। अपील आगे देखिए ताकि कुछ आज सेक्शन हो जाए भाई। हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद आपका अपील कल पढ़ाया जाएगा भाई। हेडिंग डालिए अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। इधर आज प्रयास किया जाए 484 तक हो जाए पूरा। कुछ धाराएं छोड़नी है, कुछ पढ़नी है, तो जो एक दो चैप्टर बचे रहेंगे कल उसको निपटा दिया जाएगा। आपका कौन चैप्टर? एक अपील का बचा है, एक और कौन? भरण पोषण। और कोई चैप्टर इधर बचे? हाँ 300। 3 चैप्टर आपका छोड़े गए, तो कल तीनों निपटाए जाएंगे। आज देखिए 484 तक प्रयास किया जाए कि हो जाए केवल प्री के लिए। तो भरण पोषण मान लीजिए 1 घंटा 1 घंटा, हाँ 3 घंटे में हो जाएगा। 3 घंटा चलेगा क्लास तो हो जाएगा। देखिए निर्देश और पुनरीक्षण आपका उच्च न्यायालय को निर्देश की धारा में 395 ये पूछा गया भाई यूपीजे में। यूपीजे में पूछा गया, थोड़ा धारा अंडरलाइन करिए। उच्च न्यायालय को निर्देश की धारा में, तो धारा 395 बस समझ लीजिए, इसको अब नहीं पढ़ना है कुछ। ध्यान से देखिए। देखिए किसी भी कानून को, ये यूपीजे में संविधान में आया है, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की क्षमता भारत में केवल 2 न्यायालयों को प्राप्त है। कौन कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 32 माने 32। अब अगर निचले न्यायालय के समक्ष कोई मामला है और उस मामले में निचला न्यायालय देखता है कि ये तो हमारे मूल अधिकारों के क्या है? प्रावधान विपरीत, लेकिन आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित नहीं किया, तो मामला लिख पढ़कर हाई कोर्ट को दे देगा और हाई कोर्ट से कुछ निर्देश मांगेगा कि हजूर हम क्या करें, हमारी राय में तो ये धारा ही या ये प्रावधान ही अवैध है। तो हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा और विचार करके अपना निर्देश किसको देगा? माने निचले न्यायालय को। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफरेंस या निर्देश। बस एक लाइन याद रखना है। निर्देश कौन भेजता है? निर्देश मांगता है कौन? निचला न्यायालय। किससे मांगता है? हाई कोर्ट से। या बता दीजिए ये प्रावधान वैध है कि अवैध। तो और नहीं पढ़ना है इसमें, बस ये है कि आपका जब ये चलता है तो सीपीसी में भी ऐसा है, तो निर्देश सीपीसी की धारा में 113, सीआरपीसी की धारा में 113, सीआरपीसी की किस में? 395। ऐसे अब रटिए, समय कम है तो एकदम कोरिलेट करके पूरे फार्म में चलना चाहिए। देखिए आपका अब 397 भी पूछा जाता है। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना, तो यहाँ से भी आपका पूछा गया है 397 से भाई। ये पूछा गया है कि सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण कौन कर सकता है, तो इसको लिख लेना है। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों
इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निचले न्यायालयों से हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन रिकॉर्ड मंगाता है और चेक करता है कि कहीं यह अधिकारिता के बाहर तो नहीं चला गया, अवैध शक्ति का प्रयोग अवैध रूप से तो नहीं किया, अनियमितता तो नहीं बरता। अगर बरता है तो रद्द कर दिया जाएगा निर्णय आदेश। तो कौन सी धारा में? आपका 397 पुनरीक्षण के लिए रिकॉर्ड मंगाता है। कौन मंगा सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थों से। इसके बाद आपका ये 397 आ चुके हैं यूपीजे में, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभिलेख मंगाना पूछा जा चुका है। कोर्ट याद रखिए, पूछा गया कौन कोर्ट करता है, तो कौन कोर्ट रिवीजन करता है? उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, रट कर जाइएगा। इसके बाद आपका 399 पूछा जाता है। सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां कहाँ दी गई हैं? तो वह आपका ये भी क्वेश्चन यूपीएपीओ में आ चुका है। 399 लिखिए भाई, 399 में लिखिए, सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां कहाँ दी गई हैं? 399 यूपी में आ चुका है, सतर्क रहिए। इसके बाद आपका 401 भी यूपी में पिछली बार आया था, इधर छोड़ा नहीं जा सकता। लिखिए धारा 401, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति कहाँ दी गई है? ये आ चुका है भाई पिछली बार, फिर एक बार बता दिया जाए, आ चुका है ये, और इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। लिख लिया 401, अंडरलाइन करिए, रट्टा मारना है और इधर कुछ उपाय नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि पुनरीक्षण में क्या नहीं किया जा सकता, तो वही अलग से लिख लीजिए। लिखिए, अलग से लिखिएगा, ये शब्द मिक्स करके लिखवाया जा रहा है, कंसेप्चुअल। पुनरीक्षण के तहत दोष मुक्ति के निर्णय को उलटकर दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखिए, पुनरीक्षण के अंतर्गत दोष मुक्ति यानी कि एक्विटल, बाइज्जत बरी, दोष मुक्ति के निर्णय को दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये जरूर याद रखिए, यूपीजे का मॉडल है। वैसे यूपीजे के लिए थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे आगे भाई, अभी तो पहले बिहार तो हो, क्योंकि बिहार में इतना 5-6 हज़ार आपका निकलेगा रिजल्ट, और 60% भी अगर कर ले गए, 65% तो हो जाएगा। इसलिए बिहार में ज़्यादा चांस है। थोड़ा जो कम भी पढ़े हैं, यानी कि जो आपका थोड़ा मुन्ना भाई MBBS हैं, यानी कि मुन्ना भाई LLB वाले हैं, उनको भी चांस हैं, इसमें शक नहीं है। और आपका वो भी अच्छे से पढ़ें तो चांस बन रहा। अभी भी समय बीता नहीं, अभी भी आप तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी समय 22 तारीख है, अभी 15 दिन है, समय बीता नहीं। अभी से भी आप पढ़ना शुरू करिए तो कुछ कवर कर सकते हैं भाई। बैठिए ना, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाया जाए कम से कम उतना ही तो पढ़िए। इससे बाहर 80% तो 90% आ ही जाएगा। ये रिवीजन में क्या नहीं किया जा सकता, जरूर याद रखिए, यूपीजे ने बनाया है। तो दोष मुक्ति को उलटकर किसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? दोष सिद्धि। लेकिन दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में उलटा जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, हमने एक लाइन लिखवाया बस, और यही समझ कर जाइए और ना पढ़िए। अब आइए इसके बाद अध्याय 31, यहाँ से प्री में एक क्वेश्चन, अध्याय 31 से भी एक क्वेश्चन, और आपको सतर्क रहना है, एक क्वेश्चन बनता है। अध्याय 31 लिखिए, आपराधिक मामलों का अंतरण यानी कि क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर।
देखिए एमपी ने क्या बनाया, यूपी ने क्या बनाया, बिहार क्या बना सकता है, ये सब लेकर चलना है हमें। लिखिए 406 से लेकर 412 है ना, 412। देखिए प्री के लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है कम समय में, घर पर भी जब रहिए तो ऐसे ही पढ़िए, और कोई उपाय नहीं है। मैंने इस समय आपका होता है ना कि एक शांत भाव से कार्य करना, एक तेजी से। तो ये जो समय है जो लोग फार्म डाले हैं, अब शांत भाव यानी कि संक्रमण काल गुजर गया, यानी कि आपका शांत काल गुजर गया, यानी कि आप किताब न पढ़िए, बिल्कुल किताब न पढ़िए, डायरेक्ट नोट्स और लेक्चर पढ़िए, या आपका किताब इस समय न पढ़िए, फंस जाएंगे किताब में। डायरेक्ट नोट्स और लेक्चर ही पढ़िए। देखिए भाई आगे आपका 406 से लेकर 412 तक क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफ़र की बात की गई है। इसको कुछ कोरिलेट भी हम कराएंगे, संविधान से कराएंगे, और फिर आपका सीपीसी से भी कराया जाएगा। देखिए लिखिए 406, बस हेडिंग और कौन कर सकता है यही लिखना है। 406 लिख लीजिए भाई। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाँ उच्चतम न्यायालय। देखिए भाई लिखिए मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। सेक्शन जरूर 3-4 याद रखिएगा इधर। अब क्वेश्चन ये बनता है मॉडल कि उच्चतम न्यायालय सीआरपीसी की धारा के तहत मामलों और अपीलों को ट्रांसफर करता है। तो की धारा के तहत 406। तो तुरंत अब कोरिलेट कर लेना है, और वह कोरिलेट करना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मामलों या अपीलों का अंतरण करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 139A, उसको यहीं कोरिलेट करके लिखिए। आपका पहले कोरिलेट कर लीजिए तब आपका बताया जाएगा। और पूछा गया भाई, ये भी क्वेश्चन यूपीजे में भी आ चुका है, एलएलएम में भी यहाँ आया था। संविधान के अनुच्छेद 139A, कैपिटल ए लिखिएगा, ए के तहत उच्चतम न्यायालय मामलों का ट्रांसफर करता है। एक लाइन लिखिए, ज्यादा नहीं, जो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आइए जो आपका उत्तराखंड एमपी बनाया कि उच्चतम न्यायालय कहां से कहां ट्रांसफर कर सकता है मामला। 406 सीपीसी भी लिखवा दिया भाई। तब सीपीसी के लिए लिख लीजिए, सीपीसी की धारा 25 के तहत 25, कहीं कोरिलेट कर लीजिए। सीपीसी की धारा 25 के तहत उच्चतम न्यायालय सिविल मामलों का अंतरण करता है, क्रिमिनल नहीं, सिविल। वैसे सीपीसी छोड़ भी सकते हैं। अगला लिखिए भाई आपका। अब ये जो पूछा जाता है ये अच्छा क्वेश्चन बना है कि उच्चतम न्यायालय ट्रांसफर करता है तो कहां से कहां तक ट्रांसफर कर सकता है। पहला दे देगा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, दूसरा दे देगा एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ ट्रांसफर कर सकता है, क्या मार कराना है, दोनों। क्या मार कराना है, दोनों। यानी कि आपका कह सकते हैं कि इलाहाबाद के लोअर कोर्ट से और किसी भी राज्य के लोअर कोर्ट में मामला ये ट्रांसफर करने की क्षमता केवल सुप्रीम कोर्ट को है। और किस धारा के तहत सीआरपीसी में 406, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से दे आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट भेज दे, एमपी भेज दे, ये भी ट्रांसफर करने की क्षमता किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। कौन सी धारा,
400। इसको लिखिए, ये फंसा देता है क्वेश्चन। लिखिए, उच्चतम न्यायालय एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक ही लाइन में दोनों लिखवाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तथा एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से, इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा, ये पूछा जा चुका है एमपी में। एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय को मामला या अपील अंतरित कर सकता है। मामला या अपील अंतरित कर सकता है। दोनों मार्क कराइएगा, मामला या अपील दोनों मैं लिखवा रहा हूं। अब आइए, इसी में अभी और बनता है क्वेश्चन 406 में, वह ये बनता है कि किसके आवेदन पर ऐसा किया जाएगा। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो तो बेरेट की भाषा देखिए। ये पहला लाइन देखिए, जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित की जाए। मैंने एक राज्य के अधीनस्थ से कहा दूसरे। दूसरा देखिए भाई, आपका उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही ऐसा ट्रांसफर का आदेश दे सकता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बना है कि किसके आवेदन पर उच्चतम न्यायालय मामलों को अंतरित करता है 406, तो दे देगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आवेदन पर, दूसरा हितबद्ध पक्षकार, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई। तो बताइए किसके? दोनों। लिखिए, सही बता रहे हैं भाई लोग, ऐसे ही बताते रहिए ताकि भाई चलता रहे आगे थोड़ा तेजी से। लिखिए, उसको लिखिए, उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी के आवेदन पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, लिख लीजिए, एक ही लाइन में लिखवा रहे हैं दोनों। उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी के आवेदन पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ऐसा कर सकता है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन इसमें, अगर फर्जी एप्लीकेशन दिया गया तंग करने के लिए या तुच्छ प्रकृति का एप्लीकेशन है तो सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन खारिज करेगा और जो एप्लीकेशन दिया था उस पर प्रतिकर लगाएगा। जुर्माना नहीं है भाई, प्रतिकर, फाइन नहीं लिखना है। एक सेकंड देख ले रहा हूँ मैं अब। हाँ, प्रतिकर लगाएगा तो रकम लिखनी है कि एप्लीकेशन फर्जी न दीजिए, नहीं तो प्रतिकर लगा सकता हूँ। रकम याद रखना है कि अधिकतम कितना प्रतिकर उच्चतम न्यायालय लगा सकता है, 1000। उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बेयर एक्ट पर भी आपका तीसरे खंड में है भाई, आपका 406 के तीसरे खंड में है। जो लोग बेयर एक्ट देख रहे हैं बता दिया जाए, 1000 प्रतिकर, इतना याद रखिए और ज्यादा नहीं। इस प्रकार 406। तब आइए 407, लिखिए भाई 407, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। मामलों और अपीलों को, लिखिए हेडिंग, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाई कोर्ट को भी शक्ति है, तो बाहरी राज्य में नहीं भेज सकता।
या तो अपने यहाँ मंगा ले या एक जिले से कहाँ भेज दे दूसरे, जैसे कि इलाहाबाद से प्रतापगढ़ भेज दे, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं भेज सकता हाई कोर्ट, याद रखिएगा। अब ये पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय जब भेजता है तो कहाँ भेजता है, ये नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि उच्च न्यायालय जब भेजता है, ट्रांसफर करता है तो किसके आवेदन पर करेगा। ये क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना है। तो बताइए, अब पहले सुप्रीम कोर्ट का बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा एप्लीकेशन देने पर भेजता था, महान्यायवादी या हितबद्ध। क्या स्वयं स्वप्रेरणा से ट्रांसफर करता था, नहीं। अब हाई कोर्ट में आ जाए, हाई कोर्ट में नियम अलग चलेगा थोड़ा। लिखिए भाई, उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, देखिए उसके बाद मॉडल बनाया जाए। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसा आदेश दे सकता है। सुमोटो या स्वप्रेरणा, स्वयं की इच्छा, स्वप्रेरणा से ऐसा आदेश दे सकता है। सुमोटो। अब मॉडल देखिए आपका कैसे बना है। उच्च न्यायालय अंतरण का आदेश दे सकता है, पहला स्वप्रेरणा से, दूसरा ऑप्शन देगा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, तीसरा देगा निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, और चौथा दे देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे बताइए, उपर्युक्त सभी। यही क्वेश्चन बना है और इसी को आपका अच्छे से जानना है। सुप्रीम कोर्ट भी बता दिया गया और लोअर कोर्ट भी। अब उच्च न्यायालय में फर्जी एप्लीकेशन दे दिया गया तो एप्लीकेशन खारिज होगा, और उच्च न्यायालय कितना प्रतिकर लगा सकता है तो वह भी याद रखना। कितना प्रतिकर, 1000 है ना इसमें भी। ये क्लाज वाइज लिखिए, क्लाज में अंडरलाइन कर सकते हैं। एक सेकेंड भाई, 7वां क्लाज आपका 407 का 7वां क्लाज, धारा 407 का चौथा क्लाज 7वां, 1000 प्रतिकर। इसके बाद लिखिए 408, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति। मामलों या अपीलों की अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति किसमें है, 408 में। तो सत्र न्यायालय अपने ही जिले में एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, दूसरे जिले में भेजने की इसे अधिकार था। तो किसके आवेदन पर भेजेगा ये पूछ सकता है। लिखिए आपका किसके आवेदन पर, लिखिए भाई आपका निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, किसके आवेदन पर बना लीजिए, वहीं चलेगा जो 407 में था। निचले न्यायालय के रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, तीनों याद रखिएगा, या स्वप्रेरणा से। एक लाइन और लिखना है, अगर फर्जी आवेदन निकला तो प्रतिकर भी आवेदनकर्ता पर कोर्ट ऑफ सेशन लगा सकेगा। कितना, तो 250 रुपया, यानी क्या 250, उसको 250 रुपया रकम लिख लीजिएगा। इसके बाद 409 वापस लेना छोड़ दीजिए। आपका 410 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लेना, तो आपका सत्र न्यायालय वापस लेता है 409। 410 में न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम लेते हैं, जो भेजे हैं उसको वापस मंगा सकते हैं, ये भी कम चांस रहता है। 412 कारण लिखिए, जब भी ट्रांसफ़र करिए
तो सुप्रीम कोर्ट को कारण नहीं लिखना है और हाई कोर्ट और अन्यों को नहीं। 406 हाई कोर्ट को भी कारण नहीं लिखना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कारण नहीं देगा क्यों ट्रांसफ़र किए, लेकिन ये जो अन्य हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट या डीएम या आपका ये लोग कारण लिखेंगे तो ये पूछा नहीं जाता। इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी निपट गया। अब आइए अगला चैप्टर देखा जाए, अध्याय 32 दंडादेशों का निलंबन नहीं दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 या 2 बनता है, मुजराई भी बनता है, तमाम चीज़ें यहाँ पढ़ना है। तो रेस्ट ले लीजिए भाई, क्योंकि लंबा चल जाएगा चैप्टर। बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, तब फिर शुरू किया जाएगा। थोड़ा हमें भी सुस्ती है तो थोड़ा स्लो चल रहा है काफ़ी, थोड़ा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आज। तो ब्रेक ले लीजिए, दिमाग इधर उधर घूम रहा है। सबसे अच्छा वही तरीका है।